हेलो दोस्तों, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस जो कि आपके पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पेशली ये सेशन है यूपीजीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ साथ जो भी बच्चे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर की, उसके लिए भी ये लेक्चर इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। और साथ में ऑल स्टेट्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अगर पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स का पीजीटी लेवल से इक्वली बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि पीजीटी में बहुत हायर लेवल नहीं पूछता है। वो आपसे बेसिक एनसीईआरटी से लेकर के थोड़ा सा मास्टर्स के एडवांस क्वेश्चंस पूछेगा, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस। और इस सेशन में आपको हर एक क्वेश्चन जो किसी ना किसी पेपर में उठाया हुआ ही पेपर है, रिपीटेडली ट्रेंड से जो पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं, वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। जब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी सारे टेम्परेचर्स पे, तो उसमें डेल्टा एच और एंट्रोपी की कंडीशन क्या होनी चाहिए। डेल्टा एच किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी के लिए, और अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसके अलावा एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और इनको मिला करके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू तो कई बार आपको पॉजिटिव भी नजर आ जाएगी, स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, वो होता है इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर। ये दोनों प्राइमरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, क्योंकि इनके अलावा अगर डेल्टा एच का भी पॉजिटिव आ भी जाता है तब भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस में कई बार आ जाती है, क्योंकि जो एंट्रोपी है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी और डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव ही रहनी चाहिए और एंट्रोपी पॉजिटिव। एंट्रोपी पॉजिटिव क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, उसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑप्शंस में देखो, अगर डेल्टा एच, पहले तो ये जीरो वाली कंडीशन हटा दो और डेल्टा एच की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, तो डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो एंड डेल्टा एच शुड बी लेस देन जीरो फॉर नेगेटिव कंडीशन। अब डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। डेल्टा एंट्रोपी पहली कंडीशन है तो नेगेटिव वाली एंट्रोपी काट दीजिए, और जहां पे डेल्टा एच लेस देन जीरो है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो यही कंडीशन होगी। हर एक टेम्परेचर पे आपको ये प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस नजर आएंगी। अब यहां से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट रिलेशन बताना है के और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। तो इसके लिए आरेनियस की जो इक्वेशन होती है, सबसे पहले कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में पहली जो कंडीशन होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस का आर टी एल एन क्यू, ये इक्वेशन होती है जहां पर जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आए तो डेल्टा जी बराबर हो जाता है जीरो। इन इक्विलिब्रियम, या फिर लिख लो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा जी बराबर हो जाता है जीरो। इस हिसाब से अगर ये जीरो हो गया देन डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन, और जो क्यू है रिएक्शन का क्यूशेंट वो कन्वर्ट हो जाता है रेट कांस्टेंट में। तो ये सॉरी रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये एल एन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर देते हो। अब ये वैल्यू जो निकल के आई इन सभी में देखो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस, पहली बात तो यहाँ माइनस नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे आर टी एल एन होना चाहिए। अगर लॉग के टर्म्स में लिखी हुई है वैल्यू तो 2.303 कंपल्सरी, 2.303 आर टी लॉग के ये होना चाहिए, तो 2.303 नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। अब इसको के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग के बराबर माइनस का डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। अब इसके हिसाब से जो के की वैल्यू है, अब लॉग में कन्वर्ट करोगे तो वो 10 टू दी पावर माइनस का डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी, ये वैल्यू आ जाएगी।
ये वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी। तो ऑप्शंस में देखिए ई तब होता जब या तो ई वैल्यू आएगी जब ln के टर्म्स में लिखें। अगर हम ln के टर्म्स में लेते तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते, देन k वुड हैव बीन इक्वल टू e टू द पावर माइनस का डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय आर टी, और साथ में बस इतना ही रहेगा। तो 2.303 नहीं आता। और ये लास्ट इक्वेशन है 10 टू द पावर जो हमने लास्ट में निकाली थी, दिस इज द राइट इक्वेशन। तो उसको कन्वर्ट ही किया है, कहाँ कन्वर्ट सही होगा ये बात याद रखना। ln और log कंडीशन में अगर log है तो 2.303 आएगा, ln में आप e लेते हो। नेक्स्ट देखिए, कंसीडरिंग एंट्रोपी एस एज अ फंक्शन, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर लिया है और क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा। ये सारी की सारी एंट्रोपी बेसिस पे है। और एंट्रोपी बेसिस अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ देखें, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, से पहली बात कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और ये बात है जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो इसके अलावा और भी काफी सारे लॉस थे सेकेंड लॉ में, जैसे कि अगर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो एट दी एंड जो पूरी की पूरी हीट है वो कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट उसका लॉस होगा। और उससे भी आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। लेकिन यहाँ एंट्रोपी की बात हो रही है, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी काउंट होगी। सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये दोनों की ही एंट्रोपी काउंट करी जाएगी। एंड दिस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, दैट मींस इन दोनों की वैल्यू वुड हैव बीन ग्रेटर देन 0। दिस इज द करेक्ट रिलेशन। तो ऑप्शंस में देखो माइनस तो आएगा नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग एक अकेले की नहीं लोगे। यूनिवर्स की बात होती है तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ही काउंट करोगे। तो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर और 2021 का ज्यादा पुराना नहीं है, बिल्कुल नया क्वेश्चन ही है। और इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और साथ में हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी हुई है केल्विन पर ग्राम में। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शंस में आपको कैलोरीज पर डिग्री में आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन एट द एंड इनकरेक्ट था, क्योंकि जो भी आपका आंसर आता जो ऑप्शंस के हिसाब से वो कैलोरी पर केल्विन का आंसर था। पर डिग्री में वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, तो पर डिग्री में नहीं, ये ऑप्शंस में अगर आप हर जगह चेंज कर लो, डिग्री में नहीं केल्विन में आपको आंसर लेके आना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू से मैच करेगा। क्यों मैच करेगा, आइए इसको सॉल्व करेंगे जब तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, वाटर का 1 मोल गिवन है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे एंट्रोपी चेंज है और 100 डिग्री सेल्सियस और वेपोराइजेशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे बात हो रही है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्रीज ही होता है। तो ये जो टेम्परेचर दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 केल्विन, दिस इज इक्वल टू 373 केल्विन। अब जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये दे रखी है डेल्टा एच बी बराबर 540 कैलोरीज पर ग्राम, और निकालना है एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, पहले कभी भी थर्मो के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पहले डेटा लिख लो तो आपको पता चल जाता है कि आगे प्रोसीड कैसे करना है। अब डेल्टा एस बराबर इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में टी, और वेपोराइजेशन के डिवाइड में करते हो आप बॉइलिंग पॉइंट, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है 540 कैलोरीज और पर ग्राम में, क्योंकि हमें यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम 373 केल्विन लेंगे तब अब ये ग्राम जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ग्राम जो एक्स्ट्रा आएगा इसको आपको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप जब यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो ओवरऑल यहाँ पे जब देखो ग्राम के लिए ये जो वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट,
इस हिसाब से इस वैल्यू को अगर हम यहाँ साइड में सॉल्व कर ले, 1 मोल गिवन है और गिवन वेट हमें निकालना है, और वाटर का H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से 18 ग्राम पर मोल, तो गिवन वेट बराबर आ जाएगा 18 ग्राम्स। ये 18 ग्राम्स यहाँ पे वेट हो जाएगा। अब 18 ग्राम्स जब आप वेट पुट करोगे तो ये वैल्यू ऊपर आएगी, ये वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तब ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह आपने कन्वर्ट करके 18 ग्राम अमाउंट ले लिया। 18 ग्राम अमाउंट ले लिया तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे, साथ के साथ इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ग्राम हमें कैंसिल आउट करना ही था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। डिग्री तो टेम्परेचर की यूनिट है, उसमें आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 540 इंटू में 18, दिस इज डिवाइडेड बाय 373, 26.05 वैल्यू आ जाएगी। ये है कैलोरीज पर केल्विन में, ये केल्विन में वैल्यू है। अगर इसको सॉल्व करते कैलोरीज पर डिग्री में, अगर इसे कैलोरीज पर डिग्रीज में सॉल्व करते तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी कि 540 कैलोरीज डिवाइडेड बाय 373 से की ना करके आप 100 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड करते, 100 डिग्री सेल्सियस से जब डिवाइड करते तब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होती 18 से। अब इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आता 540 इंटू में 18 डिवाइडेड बाय 100, तो 97.2 ये वैल्यू आती केल्विन पर डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू आती है। तो ऑप्शंस के हिसाब से केल्विन में आपको वैल्यू लेनी है। ऑप्शन नंबर 26.06 गिवन है ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगला देख, नेक्स्ट, इसमें रिएक्शंस आपको 4 गिवन है जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, वो वाली पर्टिकुलर रिएक्शन बतानी। अगर देखो लिक्विड और गैसियस, वाटर लिक्विड से ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड से वाटर गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। और जब हम एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, दिस इज लिक्विड, और हम गैस की बात करें, बिल्कुल जाहिर सी बात है गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, ज्यादा रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो गैस की एंट्रोपी मोर होगी एज कंपेयर टू लिक्विड। तो जब आप लिक्विड से गैस में जाओगे तो ओवरऑल एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे डेल्टा एंट्रोपी चेंज वुड बी पॉजिटिव, इंक्रीज होगी एंट्रोपी की वैल्यू। ये तो हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, कार्बन सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है कार्बन गैसियस में, और गैसियस में अगर जा रहा है तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस अगेन इंक्रीज करेगी, तो सॉलिड से कोई चीज गैस में कन्वर्ट होगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू फॉर द एंट्रोपी चेंज। थर्ड देखिए, अब थर्ड में पूरे के पूरे गैसियस मॉलिक्यूल्स ही गिवन है। थर्ड इक्वेशन में SO2 2 मॉलिक्यूल्स गैसियस प्लस O2 गैसियस, ये 2SO3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये 2SO3 में कन्वर्ट होंगे। तो अब ओवरऑल यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स अगर गैसियस हैं तो डेल्टा चेंज निकालना है आपको, डेल्टा N की वैल्यू, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, डेल्टा Ng की वैल्यू, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो टोटल जितने प्रोडक्ट की साइड में है माइनस नंबर ऑफ मोल्स, समेशन आपको लेना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स है माइनस रिएक्टेंट में 2 SO2 के और 1 मॉलिक्यूल O2 का है, तो यहाँ पे 2 प्लस का 1, ये वैल्यू माइनस का 1 आएगी, माइनस का 1 आएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो इस हिसाब से ज्यादा मॉलिक्यूल्स से यहाँ और वहां कम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है, तो ओवरऑल डिग्री ऑफ रैंडमनेस घट जाएगी, डेल्टा S वुड बी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट देखिए, अब गैसियस, यहाँ पे भी सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन 1 मोल से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं टोटल 2 मोल्स,
एंड टोटल 2 मोल्स, तो मोल्स बढ़ गए गैसियस मॉलिक्यूल्स के, तो लास्ट केस में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स अगर प्रोडक्ट में बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली एंट्रोपी बढ़ेगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी, और वही पूछा था कहां पर बढ़ रही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 इन 3 ऑप्शंस में आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो कोड्स जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ओनली 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। जीआईसी का ही पीवाईक्यू है ये। नेक्स्ट देखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। जब डेल्टा जी को हम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तब इसको कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। और ये बात हमने कही है अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, जहां पर हमने डेल्टा जी की वैल्यू डिफाइन करी थी। ये जो एक हमने इक्वेशन देखी थी इसमें हमने साफ साफ लिखा था कि इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी बराबर 0 हो जाता है। तो यहाँ वही कंडीशन अलग तरीके से सेपरेटली पूछ ली गई है। तो ये वैल्यू 0 होती है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा अगर यही डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तब प्रोसेसेस जो होती है, तब जो प्रोसेस है वो हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो इरिवर्सिबल होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। और इसी के अलावा दूसरी कंडीशन डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव। तब यही प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। ये एक्स्ट्रा कंडीशंस है, इसके रिगार्डिंग आपको आगे देखोगे, आज ही जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे इन कंडीशंस के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगला ही क्वेश्चन होगा शायद वो। तो प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो ये वैल्यू इक्विलिब्रियम पे 0 होगी। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जैसे कि मैंने बोला था अगला ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो डेल्टा जी टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर यही वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में जो भी प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एक बार प्रोसेस कन्वर्ट हो गई वो वापस नहीं जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस है तभी वो प्रोसेस इतनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो बैकवर्ड नहीं जाएगी। और इरिवर्सिबल के अलावा जो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो होना नहीं चाहती, तो वो रिवर्सिबिलिटी में आ जाती है, जितना आगे जाएगी उतना ही पीछे जाएगी। तो इसके हिसाब से जो भी प्रोसेस होगी वो इरिवर्सिबल होगी, जो भी प्रोसेस होगी वो इरिवर्सिबल होगी। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस के हिसाब से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यस स्पॉन्टेनियस है। रिवर्सिबल होती तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती। और आइसोकोरिक का मतलब होता है कि चेंज इन द वॉल्यूम इज 0, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली आइसोबारिक में प्रेशर चेंज इज 0, तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज 0 है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं और यहाँ उसके नाम दिए हुए हैं, मैच बस करना है कि कौन सी इक्वेशन किससे मैच कर रही है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये कोड, ये कोड्स गिवन है, यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है ये। अब ये देखो क्लॉसियस क्लेपिरोन इक्वेशन, और साथ में ये ऑप्शन में क्लॉसियस क्लेपिरोन बॉन्ड ऑफ किरचॉफ्स और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन गिवन। क्लॉसियस क्लेपिरोन इक्वेशन ए ऑप्शन में देखो, जो क्लॉसियस क्लेपिरोन इक्वेशन, इनमें से ऑप्शंस में देखो, यस ये गिवन है। और बहुत से लोगों को क्लेपिरोन और क्लॉसियस क्लेपिरोन में डाउट होता है। क्लेपिरोन में जस्ट इक्वेशन आपकी नॉर्मल फॉर्म में होती है, और जब क्लॉसियस क्लेपिरोन होती है तो वो उसके डिफरेंशियल फॉर्म में मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे ln P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन गिवन है।
डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर, और यहाँ P2 है और माइनस नहीं लगाया है तो बदल जाएंगी वैल्यू T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये होगी क्लॉसियस क्लेपिरोन। अगर यहाँ पे सिर्फ क्लेपिरोन इक्वेशन की बात होती, सिर्फ क्लेपिरोन इक्वेशन है, देन इन दैट केस dP by dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन में T डेल्टा V। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ए ऑप्शन मैच करेगा दिस इन द थर्ड इक्वेशन, ये ए मैच करेगा अगर थर्ड से, तो ये ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गए। अगला देखो बी दोनों ही जगह फोर्थ से मैच कर रहा है, तो बी को चेक करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए किरचॉफ्स इक्वेशन, ये डेल्टा एच यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, डेल्टा जी वाला टर्म्स ये रहा डेल्टा एच डिफाइन किया जा रहा है, ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पे डेल्टा सी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है, ये आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू है। और लास्टली गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में हम डिफाइन करेंगे, ये रहा लास्टली ऑप्शन, ये रहा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वाला, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डी ऑप्शन में डेल्टा जी बराबर ये मैच कर जाएगा सेकंड ऑप्शन से। और ये लास्ट में जो डेल्टा जी नॉट वैल्यू है केपी के टर्म्स में डिफाइन करते हो, दिस इज द बॉन्ड ऑफ इक्वेशन, बॉन्ड ऑफ इक्वेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ओवरऑल मैच कर जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूला पूछे हुए हैं आपको, कुछ यहाँ डेरिवेशन या कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा आपको नाम देना है, क्या नाम होता है कौन सी इक्वेशन का। और थर्मो में वो ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में लगता है टाइम, और पेपर में आपको कम टाइम मिलता है कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो न्यूमेरिकल्स वो शायद ही 3 से 4, और वो भी बहुत शॉर्ट न्यूमेरिकल्स देगा, ज्यादा टिपिकल वो आपको क्वेश्चंस देगा नहीं। मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे कि आपको डायरेक्टली वो आते हो और आप विद इन 30 सेकेंड्स उसका आंसर कर पाओ। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिकल रिलेशन इज रॉन्ग। तो थर्मोडायनेमिक यहाँ रिलेशन ये आएगी आपका मैक्सवेल स्क्वायर से। तो मैक्सवेल स्क्वायर को अगर आप ड्रॉ करके इन इक्वेशंस की वैलिडिटी चेक करो, स्क्वायर बनाइए और 2 एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, 2 एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ये रहेगा सत्य प्रकाश, वेरी टायर्ड, हे गॉड, ए आपका फेवरेट थर्मोडायनेमिक का मैक्सवेल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर V की वैल्यू निकालो, इसके अकॉर्डिंग अगर V की वैल्यू निकालो, तो V अगर निकाल रहे हो तो हम अपोजिट साइड में जाते हैं। अपोजिट साइड में एक साइड डी एच के टर्म्स में लिख सकते हो, कर्ली एच अपॉन में कर्ली पी, और कांस्टेंट आता है जस्ट बगल वाला एट कांस्टेंट एस। और इसी तरीके से दूसरी जगह जो कर्ली जी डिवाइडेड बाय प्रेशर कांस्टेंट आएगा डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर एरो होता साथ में तो वो वैल्यू नेगेटिव हो जाती। तो V की वैल्यू कर्ली जी अपॉन कर्ली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक वैल्यू से मैच कर चुकी है, तो ये इक्वेशन तो सही है। अगर हम एंट्रोपी के टर्म्स में निकालें, अगर हम एंट्रोपी S की वैल्यू यहाँ निकालते हैं, ये रही S, S से अपोजिट पहुंच जाओ, यहाँ एरो लगा है, दैट मीन्स ये वैल्यू माइनस में ही रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग S के अकॉर्डिंग ये अगर डी जी है तो कर्ली जी अपॉन में कर्ली टी, और कांस्टेंट आएगा अपोजिट प्रेशर वाला। इसी तरीके से इसके अपोजिट में यहाँ पे ए के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो कर्ली ए अपॉन में कर्ली टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाला आ जाएगा। ऑप्शंस में मैच करेंगे तो ये माइनस का एस कर्ली जी अपॉन में कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर एक वैल्यू गिवन है, तो दिस इज आल्सो द राइट इक्वेशन। अगले में देखिए, अब इसी एंट्रोपी के ही टर्म्स में बात करी गई है, और एंट्रोपी अगर ए के टर्म्स में डिफाइंड होती है तो कर्ली ए अपॉन कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वैल्यू तो करेक्ट है, लेकिन ये एस जो है ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, बिकॉज एरो उसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देन दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो यही राइट आंसर होगा। अगर हम प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं वैल्यू को, प्रेशर के टर्म्स में अगर ये वैल्यू लिखो, अपोजिट में वॉल्यूम V पे पहुंच जाओ, माइनस में आएगा बिकॉज एरो इसके डायरेक्शन में है। तो ये वैल्यू डी यू अपॉन में डी वी, तो कर्ली यू अपॉन में कर्ली V एट कांस्टेंट ये रहा S, दिस इज इक्वल टू, अब दूसरे साइड A के टर्म्स में कर्ली A अपॉन में कर्ली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू इन दोनों के रिगार्डिंग होगी। तो कर्ली A अपॉन में कर्ली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक वैल्यू से मैच कर चुका है,
तो लास्ट वाली इक्वेशन भी यहाँ करेक्ट हो। तो इस स्क्वायर से आपको सारी इक्वेशंस को निकालते आना चाहिए। कैसे निकालते हैं वो भी हमने हाँ देख लिया है। अगले पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोर्सेज के रिगार्डिंग। जो भी बच्चे यूपीजीआईसी की तैयारी कर रहे हैं और वो प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो हम विज्ञान वृक्ष में आपको प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट कोर्स फॉर यूपीजीआईसी पीजीटी लेक्चरर। और इस कोर्स के फीचर्स की अगर हम बात करें तो मिलते हैं आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज टारगेटेड असाइनमेंट्स, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई है, और असाइनमेंट्स आपको सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फैसिलिटी भी मिलेगी विद सॉल्यूशंस, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको डाउट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाएगी। और ये कोर्स आपको अभी मिल रहा है सिर्फ 5999 में ऑफर का। और अगर कोई यहाँ पे क्वेरी है आपको कोर्स के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। बाकी कोर्स के और फीचर्स देखने हो तो विज्ञान वृक्ष के ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको इसके पूरे कंप्लीट फीचर्स का आपको दिख जाएगा, पूरा इंफॉर्मेशन और ब्रोशर, और ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए कि अब यूपीपीएससी जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा हुआ है कि कंडीशन इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन। वैसे हमने ये बात डेल्टा एच के टर्म्स में जब बात करी थी तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, लेकिन जब आप डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव देखने जाओगे वहां एंट्रोपी पॉजिटिव दी हुई है ऑप्शन में, और एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं आएगी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो पहले भी हमने बात करी थी कि जो मेन कंडीशन है वो एंट्रोपी और एंथैल्पी, सॉरी एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी डिसाइड करेंगे। तो एंट्रोपी को हम प्राइमरी रखते हैं और ये पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। इसके अलावा अब जो वैल्यू होती है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा, ये इक्वेशन के हिसाब से अब डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। ये बात हमने पहले क्वेश्चन में भी करी हुई थी। तो अब डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच और डेल्टा एस। अगर यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज तो ये कि नेगेटिव वैल्यू जहां पे है ये ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, और डेल्टा जी बराबर टी डेल्टा एस डायरेक्टली तब होगा जब एन यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो वैल्यू गलत हो चुकी है। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है जहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और साथ में एंट्रोपी भी पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो इसके हिसाब से अगर आपको डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ये ओवरऑल यहाँ पे ये नेगेटिव वाले साइन में ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव चाहिए। तो जो यहाँ पे टी डेल्टा एस की वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू टी डेल्टा एस की यहाँ सॉल्व होके आएगी, नेगेटिव वाला टर्म ज्यादा होना चाहिए तभी ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी की नेगेटिव आएगी। डेल्टा टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच वैल्यू जो कि पॉजिटिव है, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो ये कंडीशन हमने क्यों लिखी है, फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इस हिसाब से फिर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ऑप्शंस में हिसाब से देखो, ऑप्शंस के हिसाब से टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, ये रहा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। वैसे अगर कहीं आपको इसके साथ साथ डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दी होती वो प्राइमरी कंडीशन होती। अगले में आते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस आप यूज करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए ऑप्शंस में किरचॉफ्स इक्वेशन, किरचॉफ्स इक्वेशन से हम डेल्टा एच एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी की नहीं। और किरचॉफ्स इक्वेशन आप देख भी चुके हो उस इक्वेशन में जो मैच द फॉलोइंग कोट्स वाला क्वेश्चन था। सेकंड में गिब्स डुहैम इक्वेशन, और गिब्स डुहैम इक्वेशन में हम पोटेंशियल से डील करते हैं। गिब्स डुहैम इक्वेशन में हम पोटेंशियल से डील करते हैं, इसमें समेशन ऑफ
Ni नंबर ऑफ चेंज इन द मोल्स, और साथ में डेल्टा चेंज इन द पोटेंशियल, चेंज इन द पोटेंशियल की बात होती है, समेशन ऑफ म्यू आई और चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। ये इस तरीके से आप पोटेंशियल से और नंबर ऑफ मोल से डील करते हो। यहाँ आप बॉन्ड एंथैल्पी से डील नहीं करते। हेसेस लॉ, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये क्या कहता है, ये अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करता है कि अगर कोई प्रोसेस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी एनर्जी को वर्क में, तो पूरी एनर्जी आपकी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट आपका एज अ फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाता है, और उसी हिसाब से हम फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आप निकाल लेते हो कि कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी, और इससे ही बॉन्ड एंथैल्पी को आप कैलकुलेट करते हो, इससे ही हम बॉन्ड एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं। हीट चेंज कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे निकालते हो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करेगी, नेगेटिव आएगी तो हीट लॉस हुई है, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी आपकी प्रोडक्ट्स में, पूरी एनर्जी वर्क में यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, कभी नहीं होगी, पूरा 100% एफिशिएंट कोई भी प्रोसेस नहीं होती। हेसेस लॉ से आप बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हो। बाकी मैक्सवेल रिलेशन से तो वो मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर जिससे हम रिलेशंस निकाल रहे थे, उससे बॉन्ड एंथैल्पी नहीं, हम इक्वेशंस की डीलिंग्स करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, अब कौन सा यहाँ पे इक्वेशन करेक्ट होगी फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, और ये डेल्टा एच ई और आर टी के टर्म्स में बात हो रही है, और डेल्टा ई यानी कि ई यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, चाहे डेल्टा यू लिख दे चाहे ई लिख दे, दोनों ही इंटरनल एनर्जी की बातें होती हैं, और जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू भी लिख सकते हो प्लस का डेल्टा एन जी आर टी, और यही अगर u की जगह आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो जो इक्वेशन में गिवन है दैट इज डेल्टा ई प्लस का डेल्टा एन जी आर टी, ये इक्वेशन को यूज करना है। अब डेल्टा एन जी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू प्रोडक्ट साइड में देखो, गैसियस मॉलिक्यूल एक है CO2 का माइनस, रिएक्टेंट में एक गैस और ये हाफ गैस, तो 1 प्लस का हाफ, ये वैल्यू माइनस का हाफ आ जाएगी, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई माइनस का हाफ आर टी, दिस इज द राइट इक्वेशन। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में माइनस का हाफ आर टी इक्वेशन डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल, सिर्फ आपको इक्वेशन में करेक्ट रिलेशन पता होनी चाहिए, आपका सही होगा। बस गलती यहाँ पे इन दोनों में ही होती है, तो बच्चे भूल जाते हैं कि बीच में माइनस होता है या यहाँ पे प्लस होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HCl की गिवन है, और साथ में 100 मॉलिक्यूल्स जब वाटर के उससे अटैच होंगे उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो टोटल एट द एंड आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl इन 100 मोल्स ऑफ वाटर। तो जो डेटा गिवन है पहले वो लिखो, इसकी इक्वेशंस लिखें। तो HCl अगर हम फॉर्म कर रहे हैं, अगर HCl को फॉर्म करना है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 गैस प्लस साथ में Cl2 गैस से मिलेगा आपको 2HCl गैस, और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू माइनस का 92.3 किलो जूल पर मोल। दूसरी इक्वेशन में गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HCl और 100 मोल, तो HCl और साथ में 100 मॉलिक्यूल्स गैस के लिए, सॉरी 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए, और इससे मिलेगा HCl डॉट 100 H2, और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बराबर है माइनस का 168.1 किलो जूल पर मोल। ये डेटा गिवन है, और फाइनली निकालना है एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ HCl इन 100 मॉलिक्यूल। तो इस हिसाब से अगर HCl और 100 मॉलिक्यूल्स में आप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो ये डेटा HCl से आप डायरेक्ट नहीं, इसमें आप करोगे H2 गैस प्लस, अगर यहाँ फॉर्मेशन है तो उसकी एलिमेंट्री फॉर्म में लिखते हो
Cl2 गैस और 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वाटर के एक्वस लिक्विड फॉर्म में लोगे, लिक्विड फॉर्म में लोगे, ये होगी यहाँ इक्वेशन। और फाइनली निकालनी है आपको एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। डिसॉल्व कर रहे हो HCl को 100 मॉलिक्यूल्स में, तो HCl को डिसॉल्व कर रहे हो आप 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो 100 H2O में डिसॉल्व करके जब आपको मिलेगा HCl डॉट 100 H2O, ये इक्वेशन फाइनली आपको कैलकुलेट करनी। ये इक्वेशन सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 2 मॉलिक्यूल्स कर लो, ये फाइनली आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब इस इक्वेशन को कैसे भी करके रीअरेंज करो और इस पर्टिकुलर डेटा में लेकर जिस हिसाब से आपको हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो कैसे लेकर आ सकते हैं? पहली चीज तो ये कि हमें प्रोडक्ट साइड में 2HCl और 100 H2O चाहिए। यहाँ पे 2HCl सेम गिवन है, तो इस इक्वेशन को कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को कुछ नहीं करना। ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है और ये दूसरी वाली इक्वेशन नंबर 2 है, तो रिवर्स करो इक्वेशन 1, रिवर्स करो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 रिवर्स होगी तो फिर ये H2, ये सॉरी HCl 2 मॉलिक्यूल HCl के जो फॉर्म हुए हैं HCl गैस के, से H2 गैस और Cl2 गैस, और ये जो एंथैल्पी है ये वैल्यू यहाँ फॉर्मेशन की, साइन बस चेंज होगा, 92.3 ग्राम सॉरी किलो जूल पर मोल्स। अब सेकंड में ये इक्वेशन एज इट इज रखो, इसको रिवर्स नहीं करना, ऐड कर दो, रिवर्स इक्वेशन नंबर 1 और उसी में ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 2। तो H2 प्लस का Cl2 गैस प्लस 100 molecules of H2O is giving you 2HCl plus ये H2O का कॉम्प्लेक्स, और इसकी एंथैल्पी एज इट इज 168.1. अब इसको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो हमें अपनी रिजल्टेंट इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे? जब ये लिखोगे H2Cl2 से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2HCl गैस प्लस 100 H2O will give you 2HCl plus dot 100 इसका इक्वेटेड कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों इक्वेशंस की जो यहाँ पे सॉल्व होके ये सॉल्व कर लीजिए, बस ये सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 168.1 और ऐड करना है इसमें प्लस का 92.3। इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ 6 से सिर्फ 5 वैल्यू बचेगी और ये वैल्यू सॉल्व होकर के 7 आ जाएगी। तो ये 75.8 और यहाँ पे ये माइनस में वैल्यू रहेगी, तो ये फाइनल इक्वेशन की माइनस की 75.8 किलो जूल्स पर मोल ये वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसका ही हमें निकालना था फाइनली, और यहाँ पे वैल्यू माइनस का 75.8 आई है, प्लस का नहीं, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 1 मोल गिवन था और 1 मोल, इसी वजह से ये वैल्यू पर मोल से कैंसिल आउट होकर सिर्फ आपको किलो जूल्स में आंसर आया है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें देखिए नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो वही आपको थर्मोडायनेमिक का मैक्सवेल स्क्वायर ड्रॉ करना है, थर्मोडायनेमिक्स का मैक्सवेल स्क्वायर। ये उसमें हमने वैल्यूज लिखी थी, सत्य प्रकाश, वेरी टायर्ड, हे गॉड, AU। अब हमने उस टाइम पे एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए निकाली थी। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर निकालो तो dg की वैल्यू, dg ये है dg की वैल्यू, और यहाँ साइड वाले वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखे। अगर हम p ऐसे यहाँ कैसे लिखते हैं, ये p वाला और उसके एरो के जो अपोजिट में है उसको डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ये होगा PdV। यहाँ पे एरो नहीं था और यहाँ एरो, तो यहाँ एरो है तो ये माइनस में आएगा, और यहाँ पे t और यहाँ पे dl, तो माइनस का s dt, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, PdV माइनस का नहीं PdV, ये वैल्यू होगी, इसमें हमने अपोजिट लिख लिया v dp होगा यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में, और माइनस का s dt, ये इक्वेशन होगी। अगर डिफरेंशियल हम गिब्स फ्री एनर्जी को लिखें फर्स्ट में VdP माइनस SdT, यही इक्वेशन गिवन है।
और करेक्ट इक्वेशन ही हमसे पूछी हुई थी, तो ए करेक्ट है। अगला देखिए, टीयू के टर्म्स में इंटरनल एनर्जी अगर निकालते हो तो ये रही इंटरनल एनर्जी, यहाँ एरो नहीं है तो ये वैल्यू हो जाएगी TdS, ये वैल्यू होगी TdS, और दूसरे साइड एरो है तो माइनस का PdV, गिवन क्या है PdV है, प्लस का TdS है, और प्लस नहीं होगा माइनस में PdV आएगा, तो ये इक्वेशन इनकरेक्ट हो गई। DH के टर्म्स में बात करी जाए, एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू, ये होगी दोनों साइड पॉजिटिव रहेगा तो VdP प्लस का TdS, VdP प्लस का TdS, ये इक्वेशन आएगी। गिवन क्या है, VdP माइनस में आ गया तो ये माइनस होगा नहीं बिकॉज दोनों साइड एरो नहीं है, और लास्टली DG के टर्म्स में गिवन है जो हमने पहले ही देख ली, यहाँ माइनस छोड़ दिया गया है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज आल्सो इनकरेक्ट, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा G की वैल्यू 0 है फॉर अ रिएक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यूकेपीएससी लेक्चरर का यूपीपीएससी वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, और 0 वैल्यू अगर गिवन है तो उस केस में क्या होता है, हमने ये वैल्यू निकाली थी, तो कौन सी रिलेशन यहाँ करेक्ट होगी, डेल्टा H बराबर 0 होगा, इस क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी, डेल्टा G बराबर G0 बराबर क्या होता है, माइनस का RT/ln के इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन थी हमने जो देखी थी। अब इसके अलावा डेल्टा G बराबर था डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S, तो अगर G की वैल्यू 0 है दैट मीन्स द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इफ डेल्टा G बराबर 0 है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, और इक्विलिब्रियम में ये दोनों रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगी जिसके अकॉर्डिंग डेल्टा H 0 नहीं होगा, डेल्टा H विल नॉट बी इक्वल टू 0, बल्कि होता क्या है, TdS इज ग्रेटर देन डेल्टा H, जो कि कोई कंडीशन गिवन नहीं है, ना ही एंट्रोपी 0 होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है, के इक्विलिब्रियम में 0 होगा, के इक्विलिब्रियम 0 वैल्यू नहीं होगी, एक्चुअल में होगा क्या, डेल्टा G बराबर 0 है। अगर इस इक्वेशन में आपको डेल्टा G0 बराबर 0 करना है, वो ये पूरे टर्म 0 हो जाए, उसके लिए अगर k की वैल्यू 1 होती है, k की वैल्यू अगर 1 होती है देन डेल्टा G0 विल बी इक्वल टू माइनस का RT/ln1, और जो ln1 है, ln1 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर इस हिसाब से ये 0 होगी जब वैल्यू, देन डेल्टा G0 विल बी इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे डेल्टा G0 की वैल्यू को 0 करना है दैट ln विल बी इक्वल टू 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट D विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में सी वाटर विल बॉयल एट अ टेम्परेचर, वो किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, नॉर्मल वाटर से हायर टेम्परेचर पे या लोअर टेम्परेचर पे, किस तरीके से वो बॉयल करेगा। तो वैसे तो ये इम्प्योरिटीज मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, लिक्विड स्टेट का थोड़ा सा यहाँ पे मैटर इंक्लूड कर दिया है, जो सी वाटर उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज होंगी, और इम्प्योरिटीज के चलते जो हमारा प्योर वाटर होता है, प्योर H2O, तो जो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेट अस सपोज PB, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सभी को पता होना चाहिए दैट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल वाटर का, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर जब कभी भी आप कोई भी वाटर में इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हो, इम्प्योरिटीज के साथ जो भी बॉइलिंग पॉइंट है दिस इंक्रीजेस, और इसी से ही जो प्रॉपर्टी अराइज होती है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ये याद करिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ये, पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हो, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हो, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा घटता है, बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज के डालने पर बढ़ता है। इस हिसाब से जो पूछा हुआ है कि जो वाटर जो है अब किस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, तो ये ज्यादा टेम्परेचर लगेगा इसको बॉइल करने के लिए एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर, तो ऑप्शन है हायर देन प्योर वाटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है 10 मोल्स ऑफ गैस ये एक्सपेंड कर रही है रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम एट 6 डेसीमीटर क्यूब टू 160 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज।
तो इसमें देखिए वैल्यू आपको रिवर्सिबल 10 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 10 है, और दूसरी कंडीशन है रिवर्सिबल प्रोसेस है, और V1 इज इक्वल टू 6 डेसीमीटर क्यूब एंड V2 इज इक्वल टू 60 डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, एंड एंट्रोपी चेंज निकालनी है, एंट्रोपी चेंज निकालनी है। टेम्परेचर यहाँ पे एक ही दिया है, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट। तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू NCV ln T2 अपॉन में T1 प्लस का NR ln V2 अपॉन में V1। ये वॉल्यूम के टर्म्स में है, किसी को अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहो वो इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू NCP ln T2 अपॉन में T1 माइनस का NR ln T2 अपॉन में P1। ये इक्वेशन होती है प्रेशर के टर्म्स में। हमें प्रेशर की नहीं, हमें वॉल्यूम वाली इक्वेशन चाहिए जिसमें टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू दोनों में ही एलिमिनेट हो जाएगी। तो अब जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज इक्वल टू NR ln T2 अपॉन में V1, n नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 10 मोल्स गिवन है, और साथ में R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और साथ में ln वॉल्यूम V2 is 60, V1 is 6, ये V2 और ये V1, ln 10 वैल्यू आ जाएगी, और इसके हिसाब से ln 10 की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। ln 10 की वैल्यू हो जाएगी आपकी log 10 होता है, log 10 की वैल्यू, तो ये इक्वेशन 10 मोल्स पर मोल्स कैंसिल होगा, जूल पर केल्विन में आंसर आएगा 10, और इनटू में 8.314 मल्टीप्लाइड 2.303 log ऑफ 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये सॉल्व करो, 10 इंटू में 8.314 इंटू में 2.303 जूल पर केल्विन में आंसर आएगा लगभग अगर यहाँ से वैल्यू 16 या 17 18 समथिंग आएगी, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये 191 आ जाएगी लगभग सॉल्व होके जूल पर केल्विन में। ये आपका आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है इक्वेशन यहाँ गिवन है, इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, ये इक्वेशन अभी हम डील कर चुके हैं, और ये क्लॉसियस और क्लैपेरॉन इक्वेशन वाला जब पार्ट देखा था हमने ये बात करी थी, जब वो इक्वेशन उसकी डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं होगी तो फिर वो इक्वेशन क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाती है। यही इक्वेशन हमने देखी थी, दैट Cp अपॉन में dt एट डेल्टा H, ये एंथैल्पी और वो भी वेपोराइजेशन की होती है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और यहाँ पे डेल्टा V लिखा था, और डेल्टा V यानी कि V2 माइनस V1, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्लैपेरॉन इक्वेशन। ऑप्शंस में देखो क्लैपेरॉन इक्वेशन आंसर होगा, और इसमें कंफ्यूजन अराइज होता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन से, तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन की भी हमने तभी बात करी थी। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू ln P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन में R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस इज क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। जब ln के टर्म्स में आप डील करेंगे, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमने बात करी थी, ये डील करती है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा उसमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, वो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। तो ये पोटेंशियल से और नंबर ऑफ मोल से डिस्कस करती है। किरचॉफ्स इक्वेशन भी एंथैल्पी और एंट्रोपी से बात करेंगे। क्लैपेरॉन इक्वेशन इसे कहेंगे, कंफ्यूजन इन दोनों में ही होता है। तो क्लैपेरॉन होती है नॉन डिफरेंशियल फॉर्म, और इसमें आप लॉग के टर्म्स में जब कर देते हो, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगले क्वेश्चन में अब यहाँ पे किरचॉफ्स इक्वेशन कौन सी करेक्टली डिपिक्टेड है, किरचॉफ्स इक्वेशन मतलब यहाँ पे कौन सी करेक्ट नहीं है, डज नॉट, तो मतलब यहाँ पे सारी कुछ अलग अलग फॉर्म्स गिवन होंगी, सिर्फ एक ही उसकी करेक्ट फॉर्म नहीं होगी। फर्स्ट में देखिए जो डेल्टा ई है, दिस इज एंट्रोपी ओनली, तो डेल्टा यू बराबर होता है, यस ये बिल्कुल ये एंट्रोपी, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज T2 माइनस का T1। और यहाँ पे अगर यही चीज हमने एंट्रोपी को हमने तो अगर एंथैल्पी के टर्म्स में ले लिया, देन दिस इज चेंज इन द नंबर एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगी T2 माइनस का T1, ये भी करेक्ट है। और ये हमने एक और इक्वेशन देखी हुई थी जब मैच द फॉलोइंग की बात करी थी, जब एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू आप देखते हैं
और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट क्यों, क्योंकि एंथैल्पी के टर्म्स में जब बात करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट की बात होगी और मोलर हीट, इसको जस्ट आपने दूसरे फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। देन दिस इक्वेशन इज चेंज इन द नंबर, सॉरी चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तीनों ही इक्वेशंस करेक्ट है। लास्ट वाली इक्वेशन कैसे इनकरेक्ट है, यहाँ पे अगर एंथैल्पी के टर्म्स में बात हुई है तो चेंज इन द नंबर, यहाँ पे चेंज है जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं, वो प्रेशर के टर्म्स में डील करती है, तो सीवी वैल्यू होगी सीवी नहीं। देन दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अगला देखिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये गिवन है आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में निकाल के तो है चेंज इन द एंथैल्पी और टेम्परेचर के टर्म्स में, ऑप्शन में यहाँ गिवन है जितने भी ऑप्शन, दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच अपॉन का टी स्क्वायर, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू डेल्टा माइनस और यहाँ पे टी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन इज कैरीड आउट सेपरेटली और डेफिनेट प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पे विच जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स में जो चेंज हुआ है वो गिवन है डेल्टा एन। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन, तो उस प्रोसेस में आप कैसे डिपिक्ट करोगे, इतनी भारी भरकम यहाँ पे थ्योरी लिख दी जिससे बच्चे का दिमाग ही घूम जाए। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में देखो बात सिर्फ वही करी जा रही है जो हमने अभी एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, ये डेल्टा यू लिख लो चाहे डेल्टा ई लिख लो, प्लस का डेल्टा एन जी आर टी, यही इक्वेशन की बात हो रही जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। बिल्कुल फालतू का ही सवाल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था आपको, माइनस तो होगा नहीं बीच में, यहाँ पे भी ये रही डेल्टा एन जी की जगह यहाँ वैल्यू डेल्टा एन दे रखी है, तो आप डेल्टा एन के टर्म्स में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सीधा फॉर्मूला वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखिए हीट इंजन वर्क्स, सोर्स का टेम्परेचर है 500 डिग्री 500 केल्विन और सिंक में वो 100 केल्विन दे रहा है और इंजन को अलाउ किया गया कुछ टाइम तक वर्क करने के लिए, फिर 50 केल्विन सिंक में उसने टेम्परेचर ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, तो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन क्या हो, देखिए एफिशिएंसी ईटा बराबर होता है 1 माइनस T1 अपॉन में T2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, जिसमें जो T1 होती है वो सिंक की एनर्जी होगी और T2 होती है सोर्स के लिए। तो इसमें पूछा है कि जब यहाँ पे 50 केल्विन सिंक में करने लगेगा, इनिशियली वो 100 केल्विन कर रहा था, तो टोटल फाइनली एफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी, तो ये T1 अपॉन T2 के रेशियो से डिसाइड होगा। जब पहले केस में जो T1 है दैट इज इक्वल टू 100 केल्विन और T2 बराबर, T2 तो कॉमन ही है दोनों में, सोर्स की एनर्जी तो सेम ही रहेगी, तो ईटा बराबर 1 माइनस T1 इज 100 डिवाइडेड बाय 500। तो ये जो रेशियो इसमें कुछ ऐसा नजर आएगा 1/5, और जो केस नंबर 2 है उसमें T1 बराबर है 50 केल्विन और T2 तो सेम ही है, ईटा बराबर 1 माइनस 50 अपॉन में 500। अब ये जो रेशियो है इस पर्टिकुलर केस में ये 100 ऊपर है और यहाँ पे 50 ऊपर है, रेशियो ये ज्यादा है, और माइनस में अगर यहाँ पे टर्म्स है तो ईटा की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ ईटा की वैल्यू यहाँ माइनस के टर्म में वैल्यू बढ़ी है, तो ये माइनस की वजह से ईटा की वैल्यू यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। तो जब सिंक में ये 50 केल्विन ट्रांसफर करने लगेगा मतलब टेम्परेचर घटेगा, तो ओवरऑल एफिशिएंसी हट जाएगी। तो यहाँ से यहाँ आने पर ईटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ईटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स एफिशिएंसी घट रही है, एफिशिएंसी घट रही है। आंसर यहाँ पे डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले में ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्लोज सिस्टम होता है, ओपन होता है, आइसोलेटेड होता है, या फिर कुछ टाइम ओपन या कुछ टाइम बंद। देखो ओपन सिस्टम में होता क्या है कि जो मैटर एंड हीट बोथ एक्सचेंज होते हैं विथ सराउंडिंग, और जो क्लोज्ड सिस्टम होते हैं उसमें मैटर नहीं एक्सचेंज होता, मैटर डू नॉट एक्सचेंज, सिर्फ और सिर्फ ओनली हीट एक्सचेंज होता है, ओनली हीट एक्सचेंज होती है।
अब इसके अलावा जो आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं, आइसो के केस में नाइदर मैटर nor heat exchanges with the surrounding, exchanges with the surroundings। तो इसके हिसाब से ह्यूमन बॉडी, आप खुद ही सोचो, जैसे हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी एनर्जी निकल रही है, हम बॉडी से स्वेट निकलता है, तो मैटर का भी एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे हम हीट भी अपनी बॉडी से ट्रांसफर करते हैं, मैटर्स भी हम बॉडी से एक्सचेंज ट्रांसफर करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, क्योंकि हम हीट और मैटर दोनों ही ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं विद द सराउंडिंग, तो वी आर ओपन सिस्टम्स। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड, ये हमने बात करी थी थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ यही कहता है दैट यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, अदरवाइज ये सिस्टम यूनिवर्स ही कोलैप्स कर जाएगा। तो ये एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। देखो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ बदल दिया पूछने का तरीका। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव, और डेल्टा एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स द प्रोसेस इज पॉजिटिव। यस, डेल्टा एच पॉजिटिव है, दैट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब बस डेल्टा जी के टर्म्स में यहाँ पे ऑप्शंस उसने लगा दिए, दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। अब इस हिसाब से डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, देखो ये बात हमने एक क्वेश्चन करी है, इसके हिसाब से अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है, फॉर दैट ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल माइनस वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तभी ओवरऑल यहाँ पे जो क्वांटिटी है डेल्टा जी की वो नेगेटिव निकल के आएगी। तो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस से नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज विथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही थर्मोडायनेमिक्स का मैक्सवेल स्क्वायर जिसमें हमने अभी निकाला ही था, डीजी बराबर पीडीपी माइनस का एसडीटी, उसी क्वेश्चन को घुमाता रहता है। ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार अलग अलग एग्जाम में घुमाता है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब जैसे डीजी के टर्म्स में यहाँ बात हो रही थी, दिस इज इक्वल टू वीडीपी माइनस का एसडीटी, वीडीपी माइनस का एसडीटी यहाँ करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमने पहले ही कर लिया था। इसके बाद गिब्स डुहैम रिलेशंस जो हमने बोली थी कि उस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अलग अलग फॉर्म्स में डिनोटेड होगा। देखो प्रेशर और टेम्परेचर में जी की वैल्यू को डिफाइन किया जा रहा है, और जो म्यू है, दिस म्यू इज पोटेंशियल एंड एन इज मोल्स, वही है म्यू आई एन आई। और दूसरे में जो गिवन है डेल्टा जी, डेल्टा जी मतलब चेंज में निकाल रहा है, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इसने कर दी एक तरीके से। अब थर्ड में क्या है कि ये इसमें एक कंडीशन वाली बात कर दी कि जब यहाँ पे ये समेशन की वैल्यू, जहां पे चेंज इन द पोटेंशियल, और साथ में यहाँ पे सॉरी पोटेंशियल की जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल से, तो वैल्यू 0 आ रही है, और ऑल ऑफ दिस, तो यस गिब्स डुहैम इक्वेशन के लिए ऑल ऑफ दीज रिलेशंस आर करेक्ट। ये उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस की उसने रिलेट कर दी है, लेकिन ये सारी ही गिब्स डुहैम इक्वेशन का ही टाइप है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द स्टेडी स्टेट इज, स्टेडी स्टेट जो मतलब कि रुका हुआ है, धीरे धीरे अपना एक कंटिन्यूअस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर एट सेम टेम्परेचर, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। देखो स्टेडी स्टेट में कंटिन्यूअसली धीरे धीरे आपका फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ऑल बॉडी पार्ट्स एट आर एट सेम टेम्परेचर। कोई चीज धीरे धीरे चलेगी तो वो मेंटेन रहेगा टेम्परेचर में, क्या होता है एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, at steady state
टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, तो सेम टेम्परेचर पे ही चीजें वर्क करती हैं। नो फ्लो ऑफ हीट, ऐसा तो होगा नहीं, नहीं तो सिस्टम बंद ही हो जाएगा। देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऐसा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्टली इसको सिग्निफाई कर रहा है। ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा हुआ है इन अ गिवन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस वर्क डन चेंज जो है वो 0 है और डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है मतलब चेंज इन द हीट, ये वैल्यू नेगेटिव है, माइनस में आएगी बिकॉज इट इज लेस देन 0। तो फॉर अ गैस टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर में क्या यहाँ पे चेंज रहेगा, कौन सा करेक्ट है? तो ये जो रिलेशन होती है दैट इज इक्वल टू डी यू, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस का डब्ल्यू, या फिर आप लिख लो डी क्यू प्लस का टी डब्ल्यू, ये होती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। अब इसके हिसाब से अब डी डब्ल्यू 0 है, टी डब्ल्यू इज 0, ये गिवन है, टी डब्ल्यू इज 0, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू। अब चेंज इन हीट भी गिवन है दैट इट इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। इस हिसाब से जो डी है इंटरनल एनर्जी, इट इज ऑल्सो लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अब जो इंटरनल एनर्जी होती है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है। और आइडियल गैस गिवन, अगर ये तो हमने बात करी ये रियल गैस की होती है, ये रियल गैस की कंडीशन। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस तो टेम्परेचर यहाँ पे, अब ये जो सिस्टम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अब ये जो सिस्टम है ये सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन रह जाएगा फॉर आइडियल गैस। तो अगर यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, मतलब ये डी यू की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, दैट मीन्स टेम्परेचर भी घटेगा, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर विल डिक्रीज इज द राइट आंसर। वॉल्यूम पे आइडियल गैस डिपेंड नहीं करेगी, और डिपेंड करती भी अगर रियल के केस में तो वो वैल्यू भी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, और वो वैल्यू भी घटेगी अगर इंटरनल एनर्जी घट रही है तो। और प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती इंटरनल एनर्जी की। और लास्टली टेम्परेचर विल इंक्रीज, इंक्रीज तब होता जब ये कंडीशन डेल्टा यू की या फिर जो गिवन कंडीशन थी डी क्यू की ये इंक्रीज हो रही होती, इट इज ग्रेटर देन 0, तब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स द वैल्यू विल डिक्रीज। तो इस हिसाब से हमने थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग कंसेप्ट से काफी डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।